गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सरादना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 28 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन रखे जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए टेड्रोस, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन सी सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन डी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अभी जो महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो ये हैं टेड्रोस। ऑप्शन ए बात करते हैं एंटोनियो गुटेरस। तो दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं यानी महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल। सौम्या स्वामीनाथन है दोस्तों, ये है WHO की डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये IMF की हेड हैं दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में फेयर कोड टेक्नोलॉजी ने शराब वितरण के लिए वेब क्यू एप्लीकेशन बनाया है। फेयर कोड टेक्नोलॉजी किस राज्य की स्टार्टअप कंपनी है? तो दोस्तों, अभी जो शराब का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लेकर के जो फेयर कोड टेक्नोलॉजी है, ये स्टार्टअप कंपनी है। इसने एक ऐप तैयार किया है। उस ऐप का नाम क्या है? आपको वेब क्यूब ध्यान रखना है। तो ये कौन से राज्य की कंपनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों, ये कंपनी कहाँ की है? ये है केरल की। बात करते हैं केरल की। तो केरल के CM है दोस्तों पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की कैपिटल है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। यहाँ का प्रसिद्ध जो त्यौहार है वो ओणम या ओणम है। यहाँ का भारत का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट वो कौन सा है दोस्तों? कलारीपयट्टू। और कलारीपयट्टू को 2016 के UPSC एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं केरल का नृत्य कथकली है। मोहिनीअट्टम भी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आप केरल के बारे में इतना ध्यान रखें। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो शांत घाटी याद रखोगे, पेरियार भी याद रखोगे। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में चंबा सुरंग का निर्माण 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया गया है। ये किस संगठन द्वारा किया गया है? ये निर्माण जो चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है दोस्तों, ये कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है PWD, ऑप्शन बी है BRO, ऑप्शन सी है NHAI और ऑप्शन डी नन। तो देखिए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है PWD का फुल फॉर्म। बी ऑप्शन में जो BRO लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। और सी में है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अभी जो ये सड़क का निर्माण किया गया है, जो ये टनल बनाई गई है चंबा सुरंग, तो दोस्तों ये इसका नाम क्या है? ये BRO के द्वारा बनाई गई है। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, BRO ने चंबा सुरंग का निर्माण किया है। इस सुरंग की लंबाई भी याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, 440 मीटर है। इसके अन्य प्रोजेक्ट आप देखिए दोस्तों। तो देखिए, अन्य प्रोजेक्ट एक तो ऋषिकेश धरासू NH94 इसका निर्माण किया गया है। दूसरा है दोस्तों धरासू गंगोत्री NH108। तीसरा है जोशीमठ माना राजमार्ग NH58।
आगे हम बात करते हैं तो जोशीमठ के पास दोस्तों क्या है, जोशीमठ के पास एक जगह है ओली, जहाँ पर सर्वाधिक शीतकालीन गेमों का आयोजन होता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन CRISIL क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान जताया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 6%। तो कितना रहने का अनुमान जताया गया है दोस्तों, ये 5% रहने का अनुमान जताया गया है। ये जो क्राइसिल है दोस्तों, ये S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो अमेरिकी जो एजेंसी है जो इकोनॉमिक्स वगैरह के जो डेटा उपलब्ध करवाती है, उसकी ही एक संस्था है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्राइसिल के बारे में। तो देखिए क्राइसिल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1987 में। इसके CFO हैं दोस्तों अनुराग शुक्ला, MD एंड CEO है अंशु सुयस। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हर वर्ष ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का जो स्थापना दिवस है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये 25 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हमने थोड़े अलग बाय मिस्टेक हो गए हैं, तो 25 मई याद रखोगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम बात करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप, या कहा जाता है दोस्तों इसको डार्क महाद्वीप, अंध महाद्वीप या डार्क महाद्वीप कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 25 मई 1963 को हुई थी, इसलिए 25 मई को अफ्रीका महाद्वीप स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन है, इसका नाम कब बदला गया दोस्तों, 2002 में। और इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, 2002 में अफ्रीकन यूनियन रख दिया गया। ठीक है, तो 2002 में इसका नाम चेंज होकर अफ्रीकन यूनियन हो गया। पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। बात करते हैं, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा मरुस्थल। बात करते हैं वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। दोस्तों अभी जो अफ्रीकन यूनियन है, इसके अभी जो फिलहाल अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा। ये ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश दोस्तों किस हिसाब से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से है नाइजीरिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर जो समिति गठित की गई ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है दोस्तों राजेश भूषण, ऑप्शन बी है प्रदीप गोयल, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है आदर्श कुमार गोयल। तो दोस्तों अभी ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये ध्यान रखना। लेकिन जो अब ये समिति बनाई गई है ड्रग्स रेगुलेटरी में सुधार के लिए, इसके अध्यक्ष तो किसे बनाया गया है, राजेश भूषण को। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आदर्श कुमार गोयल NGT के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं तो हाल ही में पीके नायर को किस देश का दूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपको ऑप्शन में बताता हूँ, सोमालिया, इंडोनेशिया, नाइजर या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों अभी जो नायर साहब हैं, पीके नायर, उनको नाइजर का दूत नियुक्त किया गया है। तो नाइजर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? नियामे। कैपिटल है नियामे। यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? फ्रैंक है। तो देखिए ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामे और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? कौन सा राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग का गठन करेगा? दोस्तों जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर, इनको लेकर के आयोग का गठन किया गया है। तो आयोग का गठन करने वाला ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है जो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के लिए आयोग का गठन कर रहा है? तो आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कई बार आपको बताया है कि यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, कैपिटल यहाँ की लखनऊ है दोस्तों। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहते हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम देखते हैं। अरिज अडूरिज ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में अरिज अडूरिज ने किसकी घोषणा कर दी है दोस्तों? रिटायरमेंट की। तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर आप साथ के साथ लिखते रहें और आप अपने अंदर पूरा सुधार डेवलप करते रहें। तो देखिए ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो दोस्तों अभी जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है वो किस से संबंधित है दोस्तों? ये है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी नाम क्या है उनका? अरिज अडूरिज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। कौन से देश में 2020-21 में सिकाडों के प्रमुख आक्रमण की संभावना है? दोस्तों तो देखिए कौन सा देश है जहां पर सिकाडों का बहुत भयानक आक्रमण होने की संभावना जताई जा रही है, इसके बारे में जानकारी मिली है। 2020-21 में सिकाडों की बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी है, ये बात सामने आई है। तो कौन सा देश है दोस्तों? यूएस, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये सिकाड क्या होते हैं दोस्तों? ये कीट होते हैं। ये ज़्यादातर 13 वर्ष तक या 17 वर्ष तक ज़मीन में रहते हैं। कुछ तो 13 वर्ष तक रहते हैं, कुछ 17 वर्ष तक ज़मीन में रहते हैं। उसके बाद ये जब ज़मीन से बाहर आते हैं दोस्तों तो ये काफ़ी नुकसान करते हैं। तो देखिए सिकाड छोटे कीट होते हैं जो ज़्यादा समय ज़मीन में ही रहते हैं, लेकिन जब ये ज़मीन से बाहर आते हैं तो ये डॉगवुड आएगा दोस्तों। यहाँ पर डॉगवुड, आडू, चेरी, नाशपाती और एक और ध्यान रखना सेब यानी एप्पल। इन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए हम अब बात करेंगे दोस्तों कल के क्वेश्चन के बारे में जो हमने आपको दिया था। कई स्टूडेंटों ने बहुत बेहतर लिखा है। सारे स्टूडेंट लिखना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, आपकी रुचि पढ़ाई में एकदम बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी दोस्तों। यदि आप लिखोगे नहीं, केवल आप हेडिंग देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो देखिए उससे आपके अंदर जो एम्पावरमेंट है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो देखिए हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन का, जिसका जवाब हम अब आपको देंगे। तो देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए ऑप्शन ए है दोस्तों ओडिशा,
ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो देखिए श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं, कैपिटल भोपाल है, और यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन हमने यूपीएससी का क्वेश्चन आपको दिया था, गिलोय के बारे में आपसे पूछा था। तो दोस्तों गिलोय क्या है? एक वनस्पति रूप से एक तरह का एक खाने योग्य या जड़ी बूटियों में काम आने वाला वनस्पति है, आपको ये ध्यान रखना है। आयुर्वेद में गिलोय को गुडुचि नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए गिलोय का उपयोग बुखारों में किया जाता है, जैसे वायरल बुखार है, मलेरिया है, मधुमेह रोग में भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और देखिए गिलोय से पाउडर या क्रीम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, पाउडर या क्रीम भी बनाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो आज आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसके बारे में आपको मैक्सिमम लिखना है। कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी समस्या है तो आप तुरंत लिखा करो। एक एक्टिव सब्सक्राइबर बनो मेरे, एक्टिव स्टूडेंट बनो मेरे। ऐसे नहीं कि आप क्लासें ही नहीं देख रहे हो, मैथ्स की कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं आपके सामने। कंप्यूटर की क्लास भी हर तीसरे या चौथे दिन होती है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कोर्स तो है नहीं, तो हर तीसरे चौथे दिन कंप्यूटर की क्लास भी लगाते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की कंटिन्यू क्लास मिल रही है आपको, लेकिन आप रेगुलर पढ़ नहीं रहे हो। यदि आप एक्टिव नहीं हो तो देखिए लाइफ में आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन जिसके बारे में आपको अधिकतम लिखना है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, दहिंग पटकाई अभ्यारण्य में अवैध कोयला खनन किया जा रहा है, ये अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, असम, सिक्किम, केरल और गोवा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, राम किंकर बैज के बारे में आपको 100 शब्दों में लिखना है दोस्तों, बेहतरीन लिखना है। आपके टॉपिक्स ऐसे कवर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ खबरें जो क्वेश्चन आंसर्स में सम्मिलित नहीं करते हैं हम। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और 3 जो सेना प्रमुख होते हैं उनके साथ मीटिंग की। कारण क्या हो रहा है दोस्तों? चाइना है जो भारत पर कई क्षेत्रों से, मैंने आपको बताया था कि भाई जो पेंगोंग झील है वहाँ से, एक लद्दाख वाले क्षेत्र से, और काफ़ी जगह से मतलब आक्रमण कर रहा है बार बार। एक गैलवानी घाटी है वहाँ से आक्रमण कर रहा है। तो इसको लेकर के चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने उनकी आर्मी को क्या बोला है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों युद्ध के लिए तैयार की उन्होंने बात कही है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुखों से मीटिंग की है। और दोस्तों इसमें क्या किया गया है? सेकेटकर समिति की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। दोस्तों ये अब इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सेना को लेकर 2015 में कौन सी समिति का गठन किया गया? तो सेकेटकर समिति का गठन किया गया था। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेकेटकर समिति कब बनाई गई थी? तो दोस्तों ये 2015 में बनी थी DB सेकेटकर की अध्यक्षता में, जिसमें उन्होंने क्या करीब 200 सिफारिशें भेजी थी सेना के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई सेना का बजट है जो 2.5% से 3% होना चाहिए। ये कुछ बहुत सारी सिफारिशें की थी, लेकिन अभी जो सेना का बजट है वो GDP का कितना है दोस्तों? 2.1%। लेकिन कुल बजट का, जैसा कि हमारा जो अभी फरवरी में आया था, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, वो कितना था दोस्तों? वो था 30.42 लाख करोड़ का। तो उसमें से सैन्य बजट कितना बैठ रहा था? 15% के आसपास। तो देखिए सेना का बजट कितना है अभी भारत में? ये है 4,71,000 करोड़। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो मोदी जी ने भी मीटिंग वगैरह
ली है, किसको लेकर के, चाइना की गतिविधियों को लेकर। ठीक है, NSA कौन है दोस्तों, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो हैं दोस्तों अजित डोवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैव विविधता दिवस पर जैव विविधता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया गया ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, 22 मई को। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, टॉप 20 स्टूडेंट्स को जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है जैव विविधता में पोस्ट ग्रेजुएट किया जाएगा हर वर्ष। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए हम बात करते हैं दोस्तों पुरंदर दास के बारे में। तो देखिए कर्नाटक संगीत के पिता कहलाते हैं। जन्म इनका मलनाड में हुआ था, मलनाड आएगा दोस्तों, ये मलनाड हो गया, मलनाड में हुआ था। इनके गुरु कौन है दोस्तों, इनके गुरु व्यास तीर्थ हैं दोस्तों। और रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, इनकी रचनाओं का संग्रह विठला। तो आपको जो सुंदर दास है वो ध्यान रखना है कि कर्नाटक संगीत के क्या कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मेजर सुमन गाउनी और ब्राजील कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। तो एक तो भारत की हैं दोस्तों, मेजर हैं सुमन गाउनी, और एक ब्राज़ील की कमांडर हैं कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो। इनको UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है 2019 के से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम लास्ट खबर देखते हैं छत्तीसगढ़ में। इसके बाद एक खबर हो रही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को क्या किया गया है, कृषि का दर्जा दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के अभी CM भूपेश बघेल हैं दोस्तों, और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट, भारतीय बहुउद्देशीय कंपनी ITC में सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर खरीदे। दोस्तों जो भारत की मल्टीपल कंपनी है ITC, उसने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के कितने % शेयर खरीदे हैं दोस्तों, 100 के 100%, यानी टोटल खरीद लिए। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, सोमालिया केन्या समुद्री विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई टली। एक्चुअल में 8 जून को सोमालिया और केन्या समुद्री विवाद पर क्या सुनवाई होने वाली थी दोस्तों, लेकिन वो अब टल चुकी है। ठीक है, अब आपसे एक बात यहाँ ध्यान रखते हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके अभी वर्तमान में मतलब वो कहाँ पर स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है नीदरलैंड की राजधानी हैग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। यदि आपने पढ़ लिया तो वास्तविकता आप जान जाओगे, मज़े आ जाएंगे आपको। लेकिन आप वीडियो को पूरा पढ़ोगे तब जाकर इतना इंटरेस्ट जगेगा, आप में रुचि बढ़ेगी पढ़ाई के प्रति। आपके 70 से 80% नेशनल इंटरनेशनल GK भी कवर होती है करंट के साथ ही। करंट का सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यदि दोस्तों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें दोस्तों। आपके एक शेयर से देखिए आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर शेयर किया करो। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए, हर सब्जेक्ट की अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप संज्ञान प्रतियोगी संस्थान पर भी जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर हम PDF सभी सब्जेक्ट की PDF उपलब्ध करवाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।